नमस्कार। मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य शिव सिंह यादव में आज हम भारत की खोज क्लास 8th में के पाठ्यक्रम में जो पुस्तक है उसका अंतिम अध्याय है 6 अंतिम दौर 1। हम इस वीडियो में नेहरू जी के नज़रिए से, चूँकि ये उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो उनके नज़रिए से जो भारत की ऐतिहासिक क्रम है भारत का, या जो बदलाव हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, उसका उन्होंने उनकी व्याख्या की है। और हम उसी संदर्भ से व्याख्या लेकर के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत अधिक व्याख्या का फैलाव हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेहरू जी का नज़रिया हमें स्पष्ट करना है। उनका मानना है कि भारत अंग्रेज़ों के अधीन आते ही राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार एक अन्य देश अर्थात ब्रिटेन का पुछल्ला बन गया है, यानी उसके पीछे पीछे चलने लगा और सभी तरह से जो अपनी स्वायत्तता थी वो उसने खो दी। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना उसके लिए एकदम नई घटना थी, जिसकी तुलना किसी और राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन से नहीं की जा सकती है। भारत पहले भी जीता जा चुका था, लेकिन ऐसे आक्रमणकारियों द्वारा जो उसकी सीमाओं में आकर बस गए और अपने को भारत के जीवन में शामिल कर लिया। यानी नेहरू जी का ये मानना है कि इसके पहले तमाम बड़े आक्रमण हुए और बहुत बड़े आघात इस देश को लगे, जन और धन का नुकसान हुआ, लूट हुई, लेकिन या तो वो बहुत तेज़ी से आक्रमणकारी आए और कुछ लूटपाट करके और चले गए वापस। इसके बाद फिर भारत अपनी पुरानी गति से चलने लगा, या जो यहाँ आकर के स्थायी रूप से बस गए तो उन्होंने हिंदुस्तान को अपनी ज़मीन मान लिया और उनका भारतीयकरण हो गया, वो भारतीय समाज में घुल मिल गए। लेकिन जब यूरोपीय ताकतें आई और विशेषकर अंग्रेज़ आए, तो इनका आना एक अलग तरह का था। ये अपने जो मूल देश है यानी ब्रिटेन से ही जुड़े रहे, और भारत सिर्फ उनके लिए एक राजनीति का या आर्थिक रूप से एक दोहन का क्षेत्र बन गया, और उन्होंने हिंदुस्तान को अपना वतन कभी नहीं माना। और इसलिए उसने इसके पहले अपनी स्वाधीनता नहीं खोई पूरी तरह से, यानी राजनीतिक रूप से उनके अधिकार यहाँ रहे, लेकिन आम जन अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता रहा। वह कभी गुलाम नहीं बना। इस अर्थ में भारत कभी ऐसे राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में नहीं बंधा कि जिसका संचालन केंद्र भारत से बाहर किसी दुनिया के किसी और छोर में हो, यानी और जगह पर हो, यानी उसका शासक वर्ग कहीं और बैठा हो। और दूसरा ये है कि इस दौरान जो पश्चिमी जगत में है पूंजीवादी व्यवस्था अपने पैर फैला रही थी, और भारत में पूंजीवादी व्यवस्था नहीं थी। तो एक नई व्यवस्था से भी हमारा संपर्क हुआ और हमें उसका प्रभाव हमारे देश पर पड़ा। यानी उसके लिए अब हम बाजार के रूप में तैयार हो रहे थे। उससे हर सूरत में भारत के जो आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था वो पड़ा, और उस परिवर्तन जो होना स्वाभाविक था वो हुआ। उसने भारतीय समाज के पूरे आर्थिक और संरचनात्मक आधार का विघटन कर दिया, एक नई व्यवस्था लाने के लिए विवश किया धीरे धीरे। ये ऐसी व्यवस्था थी जिसका संचालन बाहर से होता था, जो उस पर लाद दी गई थी। भारत ब्रिटिश ढांचे का औपनिवेशिक और खेतिहर पुछल्ला बन गया। यानी अब जो भारत की स्थिति होने वाली थी या हो गई थी, वो ब्रिटिश शासन का एक उपनिवेश था, जहां वो शासन कर रहे थे हमारे ऊपर, और हम उसके लिए कच्चे माल को उत्पादन करने वाले लोग बन गए थे, जिसमें खेती की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे अब नील आंदोलन, नील की खेती के बारे में आपने सुना होगा, तो हम सिर्फ नील का उत्पादन कर रहे थे और वो कच्चा माल ब्रिटेन जाता था, वहाँ की मशीनों से रिफाइंड होकर या नई नई चीज़ें बन करके, कलर बन करके दुनिया के तमाम देशों में बेचा जाता था। ये नील एक उदाहरण है। ऐसी सभी चीज़ों के लिए अब हम उसके पीछे लग लिए। अंग्रेज़ों ने अपनी अंग्रेजी नमूने का अनुसरण करते हुए जमींदार वर्ग को पैदा किया, जिसे आज हम एक ठस भाषा में कह सकते हैं कि बिचौलिया वर्ग। यानी जमींदार को पैदा करने का उद्देश्य था कि जो लगान की शक्ल में अधिक से अधिक रुपया अंग्रेज़ों को इकट्ठा करना था, ब्रिटेन को इकट्ठा करना था, वो उन्होंने ज़मींदारों के माध्यम से किया, क्योंकि ज़मींदार वर्ग के स्वार्थ अंग्रेज़ों के स्वार्थ से अभिन्न हो गए थे। मतलब दोनों अपने लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते थे, अपने क्या कहते हैं जीवन यापन के लिए कह सकते हैं, या जीवन के स्तर को ऊंचा करने के लिए।
और उन्होंने ज़मींदारों का उपयोग यहाँ बहुत अच्छे तरीके से किया, यानी एक सिस्टम बनाया। इसलिए लोगों को सीधे तौर पर अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी वो नहीं समझ पाए कि हम डायरेक्ट रूप से अंग्रेज़ों के ग़ुलाम होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखते होंगे पुरानी फिल्मों में, जहाँ कोई ज़मींदार है जो शोषण कर रहा है, अगर वहाँ कोई आक्रोश पैदा होता है वहाँ की जनता में या कोई विद्रोह, तो उसका निशाना ज़मींदार बनते हैं। वो नहीं समझ पाते हैं कि इसके ऊपर जो बैठा अंग्रेज़ अधिकारी है या अंग्रेज़ सिस्टम है वो इसका दोषी है। तो उन्होंने यूरोप से जो सिस्टम लाए उस पर यहाँ एक व्यवस्था लागू कर दी। ब्रिटिश शासन ने अपनी स्थिति को मजबूत किया। इस व्यवस्था में ज़मींदार थे, राजा थे। जो राजा अपनी प्रजा के लिए ताकतवर थे या वो प्रजा के अधिकारों को लेकर या उन पर शासन करने को लेकर स्वतंत्र थे, लेकिन वो विदेश नीति, संधि, सेना के मामले में अंग्रेज़ों के अधीन हो चुके थे। ये उनके द्वारा नियुक्त किए गए थे। सरकार के विभिन्न महकमों में जो थे पटवारी, गांव के मुखिया और अन्य कर्मचारी, जिसमें बाबू वर्ग है, यानी बहुत बड़ी संख्या में लोग थे इस सिस्टम में, जिसके अधीन जनता, आम जन पिस रहा था। आप देखेंगे कि आज भी बहुत अधिक ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है इस सिस्टम में। आज भी ये सिस्टम देश में लागू है और कहीं ना कहीं हमारे हितों को, नागरिकों के हितों को चोट पहुंचती है। सरकार के दो खास महकमे थे, यानी विभाग थे, जिसमें मालगुजारी और पुलिस, यहाँ टैक्स वसूल करना है और टैक्स वसूल करने में मदद पुलिस सिस्टम करता था। आज भी देखिए आप, बराबर मांग उठती रहती है आज़ादी के 70 सालों बाद भी कि पुलिस सिस्टम में रिफॉर्म्स लाना चाहिए, क्योंकि उसकी जो ट्रेनिंग व्यवस्था है, उसकी जो व्यवस्था है, वो हर नागरिक को एक शक के नज़रिए से देखती है। अपने आप को बहुत बदलने की वो कोशिश करती है। और आप देखते होंगे लिखा रहता है कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, लेकिन आम जनमानस में आज भी पुलिस के प्रति एक भय है और कोई नहीं चाहता कि हमें पुलिस से मदद लेनी पड़े। ऐसी स्थितियाँ हैं, क्योंकि अभी हम अंग्रेज़ों के सिस्टम में ही आज भी बंधे हुए हैं कहीं ना कहीं रूप से। जबकि स्वतंत्र भारत है, काफ़ी बदलाव किया गया है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थितियाँ हैं। लेकिन जब नेहरू जी ये लिख रहे हैं तब देश हमारा स्वतंत्र नहीं हुआ था। आपने शुरुआत में ही जाना कि वो अहमदनगर के किले में कैद थे और जहाँ से वो लिख रहे थे। इन दोनों के ऊपर हर जगह कलेक्टर, आज भी कलेक्टर है, जिसे जिला मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, और वो शासन की धुरी था। यानी पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने अनेक ज़िलों में बांट रखा था और उसका जो मुखिया था वो कलेक्टर था और उसके अधीन वो नियंत्रण करते थे। इस तरह भारत को साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए बिना कुछ भुगतान किए, साम्राज्यवादी उद्देश्य, ब्रिटेन का साम्राज्यवादी उद्देश्य, और बिना कुछ भुगतान किए हमें अड्डे की तरह इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा उसे इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के जो हिस्से का खर्च है, प्रशिक्षण खर्च है, वो भी उठाना पड़ता था। यानी वो भारतीय सेना जो ब्रिटेन के अधीन थी और वो इंग्लैंड में रह रही थी, उसका खर्च भी हिंदुस्तान उठाता था, यानी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से उठाया जाता था, जिसे कैपिटेशन चार्ज कहा जाता था। कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि कैपिटेशन चार्ज क्या है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। वास्तव में भारत को ब्रिटेन के हर तरह के अन्य दूसरे खर्च भी उठाने पड़ते थे। यानी वो ये सिद्ध कर देते थे कि ये सारे काम, ये सारे जो खर्च हैं वो भारत के हित के लिए किए जा रहे हैं, इसलिए इसका खर्च भारत को उठाना चाहिए। और भारत को उठाने का मतलब है भारत की जनता के द्वारा जो लगान दी जाती है, जो टैक्स भरा जाता था, उससे खर्च वसूला जाता था। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत ब्रिटिश राज के इतिहास में किसी भी भारतीय को निश्चित रूप से मायूसी होगी और क्रोध आएगा। फिर भी इससे अनेक क्षेत्रों में अंग्रेज़ों की श्रेष्ठता का, यहाँ तक कि हमारी फूट और कमजोरियों से लाभ उठाने की क्षमता का पता चलता है। यानी अंग्रेज़ों ने भारत में ही ऐसे अलग अलग ग्रुप्स या वर्ग पैदा कर दिए थे जहाँ से उन्हें समर्थन भी हासिल होता था। या तो उनके हित वहाँ से सधते थे उन लोगों के जो समर्थन करते थे, और या वो अंग्रेज़ों की नीतियों से बेखबर थे, वो समझ नहीं पाते थे उसके अंदर छिपे मूल भाव को। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर विरोध, राम मोहन राय बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्र। इस टॉपिक में नेहरू जी ने बताना चाहा है कि जब पश्चिम का प्रभाव हमारे देश पर पड़ा तो काफ़ी राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन सामाजिक रूप से या कई अन्य क्षेत्रों में, एजुकेशन के क्षेत्र में कई हमें लाभ भी प्राप्त हुए।
और जिसके दूरगामी परिणाम हुए, और स्वतंत्रता आंदोलन में इन चीज़ों ने हमें मदद भी पहुंचाई। यानी इतनी नकारात्मक बातों में हमें कुछ अच्छी चीज़ों का लाभ भी मिला, और उसका एक उदाहरण उन्होंने दिया है राजा राममोहन राय की जो नीतियां थी, जो उन्होंने प्रयास किए सामाजिक क्षेत्र में, उस पर। व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों ने हमें, जिनमें शिक्षाविद, प्राच्य विद्या विशारद, पत्रकार, मिशनरी के लोग, ईसाई मिशनरी जो धर्म प्रचार करते थे, अन्य लोग थे, जिसका प्रभाव भारत पर पड़ा। पाश्चात्य संस्कृति को भारत लाने में महत्वपूर्ण कार्य इन लोगों ने किया। लेकिन आज अक्सर आप सुनते होंगे कि पश्चिम की संस्कृति ने हमारी संस्कृति को बर्बाद कर दिया और दुष्प्रभाव पैदा किए। दुष्प्रभाव हैं, उसकी अलग से भी चर्चा की जा सकती है। लेकिन इस दौर में, आज़ादी के आंदोलन के इस दौर में, बहुत सी बातों का हमें लाभ भी प्राप्त हुआ। हमें यूरोप की राजनीति, वहाँ की क्रांतियाँ, वहाँ हो रहे सामाजिक बदलाव, इन सब की भी जानकारी प्राप्त हुई। अंग्रेजी चिंतन, यानी वहाँ की फ़िलॉसफी क्या है, वहाँ का साहित्य क्या है, वहाँ की राजनीतिक परंपरा क्या है, इन सब से भी भारत को परिचय प्राप्त हुआ। और इन सब का श्रेय इन शिक्षाविदों को जाता है, उत्साही अंग्रेज़ों को भी जाता है, जिन्होंने अपने चारों ओर उत्साही भारतीय विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लिया था, और शिक्षा के प्रचार को नापसंद करने के बावजूद भी खुद ब्रिटिश सरकार को ऐसी परिस्थितियों के लिए मजबूर कर दिया कि उन्हें यहाँ की व्यवस्था में अंग्रेजी शिक्षा लानी पड़ी। वास्तव में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था सिर्फ अपने हित के लिए, अपनी शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्लर्कों को पैदा करना चाहती थी। क्लर्क, बाबू वर्ग, जो उनके राज्य को मजबूत करें और उनके लिए काम करें। यानी वो शारीरिक रूप से सिर्फ भारतीय हों, लेकिन वो अपनी सोच और अपने भाषा में, अपने कामों में वो पूर्णतया अंग्रेज बन जाएं। और आज भी आप देखोगे कि क्लर्क वर्ग जो हिंदुस्तान का है, वो कहीं ना कहीं आम जनता से दूर ही रहता है, या कहिए आम जनता के हितों को नहीं ध्यान में रखता है। लेकिन अब काफ़ी चीज़ें आज हम देख सकते हैं कि 21वीं सदी में बदलाव आ रही है, वर्क कल्चर में बदलाव आ रहा है, उन पर जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, और समय के साथ बदलना पड़ेगा। लेकिन उस दौर में अंग्रेज़ों का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी उस शिक्षा व्यवस्था का प्रभाव हमारे देश को भी मिला। ये शिक्षा सीमित थी और गलत ढंग की भी थी, फिर भी उनमें से कई ऐसे सक्रिय विचारों की दिशा में दिमाग की खिड़कियां और दरवाजे खुले या खोल दिए गए, और धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा, और समाज में आधुनिक चेतना का प्रचार प्रसार हुआ। यानी जो उन्होंने शिक्षा दी, जिससे हमारा संपर्क पश्चिम के विचारधारा से हुआ, तो अंग्रेज़ों को इसका लाभ मिला। लेकिन साथ ही साथ उन्हीं उत्साही युवकों द्वारा हिंदुस्तान के हितों के लिए भी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। यूरोप के विचारों से बहुत सीमित वर्ग प्रभावित हुआ, लेकिन भारत अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि को पश्चिम की तुलना में बेहतर समझते हुए उससे चिपका रहा। कहने का मतलब है कि भारत में जो हमारी फ़िलॉसफी है, हमारा प्राचीन धर्म, दर्शन और साहित्य है, उसको हम श्रेष्ठ समझते हैं, श्रेष्ठ है, लेकिन हम चिपके अधिक रहे। हमने तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया, और पश्चिम में जो बदलाव हो रहे थे, जो नई विचारधारा आ रही थी, उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन कुछ उत्साही लोगों ने इसको समझा। पश्चिम का वास्तविक आघात और प्रभाव तो जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर हुआ। यानी जो वो नई तकनीक लेकर आगे बढ़े, रेलगाड़ी जिसमें छापा खाना प्रिंटिंग का है, और दूसरी अन्य मशीनें हैं जो आर्थिक रूप से प्रगति दे रही थी, युद्ध के कारगर तरीके, क्योंकि सदियों से भी अगर हम देख लें, जितने भी आक्रमण हुए, अक्सर हम युद्ध की तकनीकों में जो क्रांतिकारी बदलाव लेकर के आक्रमणकारी आए, उनसे हम पराजित हुए। हम अपने साहस और शौर्य से नहीं पराजित हुए, हम अपनी तकनीकों में कहीं ना कहीं पिछड़ जाते रहे। तो जो अंग्रेजी तकनीक थी, उसने हमारे हिंदुस्तान को भी प्रभावित किया, और ऐसी चीज़ों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। सबसे प्रकट और व्यापक परिवर्तन ये हुआ कि खेतिहर व्यवस्था टूट गई। जो खेती का हमारा सिस्टम था, वो टूट गया, और खेती हमारे सिर्फ भरण पोषण और हमारी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने की चीज़ थी। हम पूंजी को बहुत अधिक महत्व नहीं देते थे। संपत्ति सामूहिक होती थी, परिवार संयुक्त होते थे। लेकिन यहाँ व्यक्तिगत संपत्ति को बढ़ावा मिला, पूंजीवादी सोच को बढ़ावा मिला, और ज़मींदारी जो व्यवस्था है वो आ गई, और मुद्रा केंद्रित अर्थव्यवस्था का
चलन हुआ। यानी अब जो पहले वस्तु विनिमय पर आधारित हमारा समाज था, अधिकतर जो हमारा अधिकांश जो कामकाज था वस्तु विनिमय पर आधारित था, वो मुद्रा केंद्रित हो गया। यानी मुद्रा महत्वपूर्ण हो गई। आज भी आप जो स्टूडेंट हैं नए, वो समझ सकते हैं कि आज हम अब जो 21वीं सदी का ये जो दूसरा दशक है, और आप देख सकते हैं कि अब हम व्यवस्था, जो इंटरनेट व्यवस्था है, इसने हमारे समाज को बहुत अधिक प्रभावित किया। और आने वाले में आप देखेंगे ई करेंसी यानी इलेक्ट्रॉनिक करेंसी का प्रयोग होगा। जो आज कागज़ की करेंसी है वो भी धीरे धीरे समाप्त होने वाली है आने वाले समय में। ये बदलाव आज आप हो रहा है और आप ध्यान देंगे तो महसूस भी करेंगे। आज डिजिटल जो ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ावा दे रहे हैं, ई करेंसी की ओर बढ़ावा दे रहे हैं, ये भी यानी जो मुद्रा केंद्रित अर्थव्यवस्था है, आने वाले 2 दशक में आप देखेंगे फ्यूचर में कि ये भी आउटडेटेड हो जाएगी। तो उस समय के बदलाव को भी आप महसूस कर सकते हैं कि वहाँ मुद्रा केंद्रित अर्थव्यवस्था आई, जमीन अब बिकाऊ वस्तु हो गई, यानी वो संपत्ति का एक मानक बन गई। देश के किसी और बड़े हिस्से की अपेक्षा बंगाल ने बहुत पहले परिवर्तनों को देखा और अनुभव किया, क्योंकि बंगाल 1757-1764 यानी प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद से ही बंगाल अंग्रेजी शासन के अधीन आने लगा। तो यानी सबसे पहले बंगाल पर अंग्रेज़ों का प्रभाव रहा आया, और इस कारण से बंगाल इन सब चीज़ों से सबसे पहले प्रभावित हुआ। 18वीं शताब्दी में बंगाल में एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व का उदय हुआ, और ये व्यक्तित्व था राजा राममोहन राय, जो एक नए ढंग का व्यक्ति था, जिनमें प्राचीन और नवीन ज्ञान का मेल था। यानी उन्हें अपनी जो हमारा जो क्या कहते हैं धर्म है, दर्शन है, विचारधारा है, उसका भी वो जानकारी थी। जब आप किसी चीज़ का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और आलोचनात्मक दृष्टि रखेंगे, एक तरफा बुराई नहीं करना चाहेंगे या कमी नहीं निकालना चाहेंगे, तो आपको दोनों विचारधाराओं का गहरा ज्ञान होना चाहिए। भारतीय विचारधारा और धर्म दर्शन उनकी गहरी जानकारी थी। वे संस्कृत, फारसी और अरबी के विद्वान थे। उस हिंदू मुस्लिम संस्कृति की उपज थे, जो उस समय भारत के एक सुसंस्कृत वर्ग यानी पढ़े लिखे वर्ग के लोगों पर छाई हुई थी। उन्होंने अंग्रेजी और पश्चिम के धर्म और दर्शन के स्रोतों की खोज की, और उसका सटीक अध्ययन करने के लिए उन्होंने ग्रीक, लातीनी और इब्रानी भाषाएं भी सीखी। यानी उन भाषाओं का भी अध्ययन किया, जिससे वो पश्चिमी सभ्यता के विज्ञान और तकनीकी पक्षों के प्रति जो आकर्षित थे उसको समझ सकें, उसको यहाँ लागू कर सकें। अपने दार्शनिक और विद्वतापूर्ण झुकाव के कारण राजा राममोहन राय अनिवार्य रूप से प्राचीन साहित्य की ओर झुके। यानी उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन की पद्धति अपनाई, और भारतीय जो धर्म दर्शन है उसकी भी अध्ययन किया, पश्चिम का भी उन्होंने अध्ययन किया, और तुलनात्मक रूप से वो आधुनिक ढांचे में ढल करके वो चाहते थे कि हिंदुस्तान की जो पंडिताऊ पद्धति है, जिसमें हमने अपने ज्ञान विज्ञान और अपनी रचनात्मकता को पीछे छोड़ दिया है, हम सिर्फ ढर्रे की ज़िंदगी, रूढ़िवादी परंपराओं और रटी रटाई चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें वैज्ञानिक तत्व कम हैं, परंपराएं अधिक हैं, उससे वो निकलने के लिए छटपटा रहे थे, व्याकुल थे। उन्होंने गवर्नर जनरल को यहाँ प्रयास किया, हमेशा उन्होंने लिखा पढ़ी कि उनसे आग्रह किया कि वो गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अन्य उपयोगी विज्ञानों की शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए लिखा। इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं कि जब अंग्रेज़ों ने भारत में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक फ़ंड जनरेट किया, फ़ंड लागू किया, तो वहाँ मतभेद हो गए विद्वानों में कि कौन सी शिक्षा दी जाए, भारतीय शिक्षा दी जाए या यूरोपीय शिक्षा दी जाए। तो इसमें लॉर्ड मैकाले का आपने नाम सुना होगा कि लॉर्ड मैकाले को ये काम सौंपा गया। तो उस समय भी ऐसे उत्साही नवयुवकों ने उनको पाश्चात्य शिक्षा और अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित किया, और लॉर्ड मैकाले ने 1860 में इस काम को लागू किया, और उसका प्रभाव ये हुआ कि हम गणित, पश्चिमी जो विज्ञान है, गणित है, रसायन है, जीव विज्ञान है, उससे लाभान्वित हुए, और उसका लाभ हमें आगे चल कर के मिला। इन सबसे अधिक वे समाज सुधारक थे। आरंभ में उन पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा, फिर वो ईसाई मत से भी प्रभावित हुए, लेकिन अपने भारतीय धर्म के प्रति उनकी जो आस्था दृढ़ थी वो जमी रही मजबूती से। हाँ, लेकिन उन्होंने
हिंदू धर्म की जो कुरीतियाँ थी, जो कुप्रथाएं थी, उनसे मुक्त करने का प्रयास किया। उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने कमियों को रेखांकित किया ब्रिटिश। और इसका प्रभाव ये हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार है वो दबाव में आई। जबकि ब्रिटिश सरकार भारत के सामाजिक सिस्टम में, सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी, वो सामाजिक आक्रोश नहीं झेलना चाहती थी। उसके बावजूद भी जब उन्हें भारतीय समाज से समर्थन मिला तो उन्होंने इस पर काम किया, कानून भी बनाए। और सबसे बड़ा कानून ये है कि सती प्रथा 1829 में कानून पारित करके, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे उस समय, और सती प्रथा को रोकने का कानून पारित किया, जो एक तरह से महिलाओं के प्रति जो क्रूर व्यवस्था हिंदुस्तान में आ गई थी। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, क्या कारण थे, किस तरह से धार्मिक प्रभाव में ये कारण आ गए। और महिलाओं को किसी व्यक्ति की, किसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को उसकी चिता में जिंदा जला दिया जाना, तो जो ये इस तरह की क्रूर परंपरा थी, इस पर रोक लगाई गई और बहुत ही कड़ाई से इसको रोक लगाया गया। वैसे इसकी शुरुआत हैदराबाद के निज़ाम ने 1876 में कर दी थी। उन्होंने फरमान जारी किया था और अधिकारियों को इसके लिए क्या कहते हैं, व्यवस्था दी थी, इसको देखरेख करने के लिए, संरक्षण के लिए, कि किसी भी महिला को जीवित नहीं जलाया जाए। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम किसी परंपरा में, हमारा समाज परंपरा को अपनाते रहता है, तो वहाँ तार्किकता समाप्त हो जाती है और ऐसा लगने लगता है कि ये भारतीय समाज के हित में है या किसी भी समाज के हित में ये चीज़ है, और हम उससे उबर नहीं पाते हैं और ऐसी परंपराओं का जाने अनजाने हम पोषण करते रहते हैं। जब ये चीज़ें कोई नई विचारधारा के साथ जब इस पर सवाल किए जाते हैं, लगातार सवाल पर सवाल करके इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए जब प्रयास किया जाता है, तब हम सफल होते हैं। और जब ये चीज़ें पीछे छूट जाती हैं और हम देखते हैं, तो हमें आश्चर्य लगता है कि कैसे ये भारतीय समाज या कैसे कोई समाज ऐसी सड़ी गली व्यवस्था को ढोता रहा। आज भी ऐसी बहुत सी ये परंपराएं हैं जिसे हम जाने अनजाने आज भी हम ढो रहे हैं, और हमें लगता है कि ये हमारी परंपराएं हैं और इसको मानना चाहिए। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में जब हम उनको तोड़कर आगे निकलेंगे, उन बेड़ियों को, तो हमें लगेगा कि हम क्यों इतने दिनों तक जकड़े रहे। आज भी देखिएगा, जाति व्यवस्था, शादी विवाह को लेकर जब हम गोत्र, जाति, उपजाति, इतनी बारीकी से जब हम बात करते हैं और इसको कहीं ना कहीं हम उस लोक से परलोक या किसी दैवीय शक्ति से जोड़ देते हैं कि हमारी जो वैवाहिक ज़िंदगी है वो भगवान ने निर्धारित करते हैं, जोड़ियां बनाते हैं, और हमें किसी दूसरी जाति में विवाह नहीं करना चाहिए, दूसरे धर्म में व्यवस्था है। कानून भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों का समर्थन जब करने लगता है, यानी कानून मीन्स कानून को लागू करने वाले लोग भी इसी विचारधारा से लेकर के जब आगे बढ़ते हैं, तो इन बेड़ियों को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज भी हम इन चीज़ों से जकड़े हुए हैं, लेकिन निश्चित है कि आने वाला शुरुआत हो गई है, आने वाला समय इन चीज़ों से आगे निकल कर के बढ़ेगा। राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के प्रवर्तकों में से एक थे। उन्होंने 1850 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया था राजस्व विभाग में। वैसे उनका जन्म 22 मई 1772 बंगाल में हुआ था, और उनके पिता रमाकांत राय वैष्णव धर्म के थे। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1825 में की थी, और सती प्रथा के साथ साथ उन्होंने बाल विवाह, जाति व्यवस्था का विरोध और विधवा विवाह के संपत्ति पर अधिकार के लिए, यानी कई सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया, और इसलिए उन्हें आज सम्मान के साथ फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। सन 1780 के बाद भारत में अंग्रेज़ों ने कई अखबार निकाले। इन अखबारों में आमतौर पर सरकार की कड़ी आलोचना रहती थी। परिणामतः उन पर कड़ा सेंसरशिप, यानी नियम कानून लागू किए जाते थे कि अगर कोई इस तरह की सूचना जारी की जाती है या कोई समाचार छापा जाता है तो अखबारों को जब्त कर लिया जाता था। पहला अखबार जिससे पर भारतीयों का स्वामित्व था वो बंगाल से ही निकाला गया था, जिसका संपादन भी भारतीयों ने किया था। 1818 में अंग्रेजी में निकला था। उसी वर्ष श्री रामपुर में बैपिस्ट पादरियों ने बंगाली में एक मासिक और साप्ताहिक पत्र निकाला। किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला ये पहले पत्र थे। इसके बाद एक के बाद अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में
पत्र निकाले जाने लगे। यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम शुरू हुआ और ये बंगाल इसमें लीड कर रहा था। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई से अखबार और पत्रिकाएं बड़ी तेज़ी से निकलने लगी। पर्शियन भाषा में संवाद कौमुदी 1821 में 1821 में संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार 1822 में ये शुरुआती अखबार हैं जो प्रकाशित हुए। और इससे जन जागृति अभियान, सामाजिक सुधार के, राजनीति के अभियान जो आंदोलन को सहयोग कर रहे थे, ये सब भी चीज़ें निकली। तो इसका फ़ायदा हमारे भारतीय समाज को हुआ और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को भी हुआ। राम मोहन राय की पत्रकारिता का गहरा संबंध उनके सुधारवादी आंदोलनों से था। उनका जो समन्वयवादी और विश्वजनीन यानी विश्व स्तरीय जो सोच थी, जो दृष्टिकोण था, वो उस समय के कट्टर वर्ग के लोगों को नापसंद था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हें हमारे देश को सिर्फ अंग्रेज़ों से समस्या हो रही थी या अंग्रेज़ों से अवरोध हो रहा था, बल्कि भारतीय समाज के ऐसे वर्ग से, या तो जो अनजान थे नई चीज़ों से, नई सोच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, या उनको जो परंपरागत रूप से जो हिंदू धर्म को लीड कर रहे थे मिसगाइड करते हुए, मैं मिसगाइड करना ही कहूँगा, ये मेरा निजी विचार है, उनको चुनौती पेश हो रही थी, उनके नुकसान होने की संभावना थी। इसलिए उस कट्टर वर्ग का भी विरोध सहना पड़ा और कई बार तो उन पर हमले भी हुए और उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद भी वो सुधारों से पीछे नहीं हटे, भले ही उनके सुधारों का विरोध लोग करते रहे। पर उनके बहुत से समर्थकों में टैगोर परिवार था, जो एक नई सोच, नए दृष्टिकोण से भारतीय समाज को प्रभावित कर रहा था, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर और अन्य लोग थे, अवनींद्रनाथ टैगोर, ये भी सभी लोग, जिसने बाद में बंगाल के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण साहित्य और कला के क्षेत्र में टैगोर परिवार की भी बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा योगदान है, आप सभी जानते हैं। तो उनका समर्थन हासिल हुआ। राम मोहन राय दिल्ली सम्राट, जो उस समय अकबर द्वितीय का शासन था, उनके राजदूत के रूप में इंग्लैंड गए और 19वीं सदी के आरंभिक वर्षों में ब्रिस्टल में ही उनकी वहाँ मृत्यु हुई। इंग्लैंड गए अर्थात उस समय जो उच्चतम न्यायालय था यानी सुप्रीम कोर्ट था, वो इंग्लैंड में था और भारतीय समाज सुधार से जुड़े हुए कानूनों को पारित कराने के लिए, उन पर केस लड़ने के लिए वो इंग्लैंड गए और वहाँ उन्होंने ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन के जो उस समय उच्चतम न्यायालय था, वहाँ उन्होंने इन सब चीज़ों की पैरवी की और अपना काफ़ी समय वहाँ व्यतीत किया और उनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड में ब्रिस्टल में हो गई थी। और उनके सम्मान में आज भी वहाँ मूर्ति और उनके से जुड़ी हुई और अन्य स्मृतियाँ वहाँ संरक्षित की गई हैं। तो हम राजा राम मोहन राय के योगदान का पूरी सम्मान और विनम्रता के साथ हमें स्वीकार करना चाहिए और नई पीढ़ी को इस चीज़ का अध्ययन करते हुए उन्हें समझना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने योगदान दिया। तो अब मैं जो नया टॉपिक या नया थीम शुरू होगा जो 1857 की महान क्रांति और जातीयतावाद, इसको मैं अगली के वीडियो में, अगली कड़ी में इसकी व्याख्या करूँगा, क्योंकि यदि आप यहाँ तक सुनते हुए आते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी सुनने का प्रयास करेंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका उल्लेख करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको नेहरू जी के नज़रिए को समझने में काफ़ी मदद मिली होगी। धन्यवाद।